हेलो माय डियर। सो आज हम हमारे एक और नए सेशन की शुरुआत करेंगे, दैट इज़ प्रैक्टिस सेशन फॉर द एग्ज़ाम्स। यहाँ पर हम सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो जनरली बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास वी विल यूज़ एन मोटिवेशनल कोट। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी इस जहान में, और लड़ने वालों के कदमों में ये सहान होता है। मीन्स जो लड़ते हैं उनके कदमों में सक्सेस होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप भी मेरे साथ लड़ने वालों में से हैं, ना कि डरने वालों में से। और हम लड़ेंगे हमारे क्वेश्चंस के साथ, और ये जहान जो है ये हमारे कदमों में होगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चंस के साथ। दैट इज़ क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन हीटिंग ए ब्लू कलर्ड पाउडर कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट का एक पाउडर है जो क्या है, ब्लू कलर का है। इसको हम ट्यूब के अंदर जब गर्म करते हैं तो हमारे पास ऑब्टेन होता है एक ब्लैक ऑक्साइड ए, एक ब्लैक कलर का ऑक्साइड बनता है। O2 गैस, दैट इज ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, एंड ब्राउन गैस B इज ऑब्टेन, और एक ब्राउन कलर की गैस ऑब्टेन होती है जो है हमारे पास B। तो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है कि जो A एंड B है ये क्या पॉसिबल एलिमेंट्स या कंपाउंड हमारे पास फॉर्म होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला जो हमारे पास आता है, दैट इज कॉपर नाइट्रेट होता है CuNO3 का होल ट्वाइस। कैसे बनता है ये फॉर्मूला देखते हैं हम एक बार। आप जानते हो कॉपर जो है, कॉपर की वैलेंसी Cu2+, और नाइट्रेट जो हमारे पास आता है, नाइट्रेट इज NO3 नेगेटिव। तो हमें पता है, जैसे हमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है और पहले के लेक्चर में, दैट इज फॉर्मूला कैसे बनता है, द वैलेंसी गेट्स ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट कंजुगेट एलिमेंट। तो जो 2 वैलेंसी है ये आएगी NO3 के पास, और जो 1 है ये आएगी यहाँ पर। तो फॉर्मूला बनेगा Cu1 हमें लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड NO3 के होल ब्रैकेट पे अपन लगाएंगे 2 valency of the copper. So the formula becomes CuNO3 whole twice. अब इसको बॉईल करना है। बॉईल करने का मीन्स we heat the substance। तो एरो के ऊपर अपन कोई भी एक्सटर्नल एजेंट्स को यूज करते हैं। इट मे बी कैटलिस्ट, इट मे बी टेम्परेचर, इट मे बी प्रेशर और एनी एक्सटर्नल कंडीशन। तो ट्राइंगल जो है ये डिनोट करता है हीट। जब हम इस कॉपर नाइट्रेट कंपाउंड को हीट करते हैं तब हमारे पास क्या बनता है, वी गेट कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड बनता है, प्लस हमारे पास ऑब्टेन होता है वी गेट NO2 गैस। तो गैस जो है उसके साथ अपन एक अप एरो का साइन यूज करते हैं। इट डिनोट्स द गैस इज लाइट इन वेट एंड मूव्स टू द अपर लेयर। नेक्स्ट हमारे पास क्या रिलीज होता है, O2 गैस। तो O2 भी गैस है एंड अप एरो साइन। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो CuNO3 का होल ट्वाइस प्रोड्यूस क्या कर रही है, कॉपर ऑक्साइड। तो ब्लैक ऑक्साइड है वो हमारे पास आता है कॉपर का ऑक्साइड। तो हमारा जो A कंपाउंड है आंसर हुआ कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट जो आ रहा है O2 गैस। तो हमारा जो थर्ड सब्सटेंस हमारे पास रिमेनिंग है दैट इज NO2, और हम जानते हैं दैट ब्राउन गैस B इट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। NO2 गैस इट इज ब्राउन इन कलर। तो कभी भी आपके पास रिएक्शन में अगर ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस होती हैं, ब्राउन फ्यूम्स इंडिकेट क्या करती हैं, वी आर हैविंग NO2 गैस, ब्राउन फ्यूम्स दैट इज NO2 गैस। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। A is black oxide, that is copper oxide, with it O2 gas, and the third thing is brown gas B, that is NO2 gas.
अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे इस इक्वेशन को बैलेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हिट एंड ट्रायल मेथड से हम बैलेंसिंग करें तो कॉपर यहाँ पर 1 है, कॉपर 1 मेटल बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन 2 एंड नाइट्रोजन इज 1। उससे पहले अपन करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस। ऑक्सीजन 3 इंटू 2 6, बट यहाँ पर 2 2 4 और यहाँ पर 1 5 ऑक्सीजन है। अगर हम यहाँ 2 अप्लाई करें तो जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस हो गया, दैट इज ऑक्सीजन बोथ साइड 6। नेक्स्ट हम अगेन क्या चेक करते हैं, ऑक्सीजन के बाद हम चेक करते हैं वापिस मेटल्स को। सो कॉपर 2 एंड दिस साइड कॉपर 1, तो रिएक्टेंट में हम यहाँ पर 2 लगाएंगे तो कॉपर भी क्या हो जाएगा, बैलेंस। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नाइट्रोजन। अब जो ऑक्सीजन और उसके साथ हम देखते हैं नाइट्रोजन जो है यहाँ पर 2 इंटू 2 4 हो गए हैं, बट on the product side nitrogen is 1, so we apply 4. Nitrogen balanced, copper balanced. Now next moving on to the oxygen. ऑक्सीजन यहाँ देखेंगे तो 3 to the 6 to the 12, और यहाँ पर अगर हम काउंट करेंगे ऑक्सीजन 4 to the 8 plus 2 10 and 2 12, copper 2, oxygen 12, nitrogen 4. So it is the balanced chemical equation. इसके बाद एक जो नेक्स्ट स्टेप का क्वेश्चन है वो हमसे एग्जामिनर क्या पुट अप कर सकता है, दैट इज व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कंपाउंड बी, या फिर बोल सकते हैं द ब्राउन गैस ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस ब्राउन गैस। तो इसका जो नेचर है वो क्या आएगा, बी वी हैव NO2। अब NO2 हम क्या जानते हैं, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं, उनका नेचर आता है एसिडिक नेचर। मेटल ऑक्साइड्स जो है उनका नेचर होता है बेसिक। तो अगर कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो इसका नेचर आता है बेसिक नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है इट इज एसिडिक नेचर। और नेक्स्ट स्टेप हम अगर बात करें, हमसे क्या पूछ सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज, ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो आप क्या बोल सकते हो, एक सब्सटेंस है, हीट करने पर मोर देन 2 सब्सटेंस में अगर ब्रेक होता है, व्हेन ए सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस, तो ब्रेक डाउन सिंपली अपन क्या बोलते हैं, इट इज ए डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन में हमारे पास 3 सब पार्ट्स आते हैं। थर्मल डीकंपोजिशन मींस जब सब्सटेंस हीट के इफेक्ट से क्या होता है, ब्रेक डाउन। लाइट के इफेक्ट से ब्रेक डाउन होता है सब्सटेंस का, वी कॉल इट फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। एंड द थर्ड वन, व्हेन ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी कॉल इट इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। अब जो डीकंपोजिशन है वो हीट के इफेक्ट से हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इट इज थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमारे यहाँ से एक्स्ट्रा एग्जामिनर पुट अप कर सकता है। सो ये हमारा एक 1 स्टेप हम आगे हैं एग्जामिनर की थिंकिंग। अब सेकंड क्वेश्चन, दैट इज 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड। अगर हम 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो आपसे क्वेश्चन क्या है, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। इस सब यहाँ पर रिएक्शन में क्या केमिकल रिएक्शन होगी उसको अपने सिंबल्स की फॉर्म में लिखना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप ऑफ रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन है। एंड द ऑब्जर्वेशन, जब हम 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज एनी कैरेक्टरिस्टिक। सो देखिए 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो फेरस सल्फेट सबसे पहले हम करते हैं हमारे फॉर्मूला की फॉर्मेशन, फेरस दैट इज Fe2+ और फेरिक को हम बोलते हैं Fe3+। तो फेरस सल्फेट होता है हमारे पास SO4 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव, द valencies got cancelled out and the formula of ferrous sulfate becomes FeSO4। सो देखिए हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन क्या बनती है, इट इज FeSO4। When we heat FeSO4, we observe Fe2O3, a substance is formed. Fe2
2O3 सब्सटेंस इज फॉर्म। अब जो Fe2O3 है ये है हमारे पास फेरिक ऑक्साइड। जब हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को देखते हैं, इट इज ग्रीन कलर्ड क्रिस्टल्स आर देयर, and when we heat these green crystals we obtain a reddish color oxide, and two gases are obtained, that is एक तो गैस हमारे पास आती है SO2 that is सल्फर डाइऑक्साइड गैस, एंड एक और गैस हमारे पास रिलीज होती है, इट इज SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड। सो FeSO4 को अगर हीट करते हैं वी ऑब्टेन Fe2O3 दैट इज रेडिश कलर ऑक्साइड। तो फर्स्ट हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर, एक ग्रीन कलर क्रिस्टल गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेडिश ब्राउन सब्सटेंस। सेकेंड थिंग, अब जो सल्फर है वो बर्न होने के बाद हमें बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है, दैट इज जो बर्निंग सल्फर है इट गिव्स पंजेंट स्मेल। अब जो ये पंजेंट स्मेल कैसी होती है, द पंजेंट स्मेल इज सिमिलर टू दैट इज ऑफ ए रोटन एग। रोटन एग, एक सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल हमारे पास ऑब्टेन होती है। इट गिव्स द इवोल्यूशन ऑफ सल्फर गैस। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, दिस वन इज अवर केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट थिंग, इस इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल आयरन ऑन रिएक्टेंट साइड Fe1 एंड ऑन प्रोडक्ट साइड Fe इज 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आयरन को बैलेंस करते हैं, Fe बैलेंस्ड हुआ। नेक्स्ट वी चेक सल्फर, सल्फर इज 2, sulfur 1 and 1, 2 sulfurs are there on the product. Next one, oxygen 4 into 2, 8 oxygens are there, and on product side 3 to 5 and 3, 8 oxygens on the product side. So it's our balanced chemical equation. ये हमारे observation हुए। Next thing, the type of reaction. अब देखिए, एक compound, एक substance heat करने पर more than 2 substance में break हो रहा है। It is similar to our earlier question, that is decomposition reaction is observed, and decomposition में भी कौन सा टाइप है, thermal decomposition reaction। इसी को अपन शॉर्ट में बोलते हैं thermolytic decomposition। It is thermolytic decomposition reaction. So hope you got it. Moving on to the next. So हमारा next question है, which of the following graph for pH of milk when it changes to curd? जब मिल्क है वो कर्ड में चेंज होता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा जो ग्राफ है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पता होना चाहिए, जो मिल्क है, मिल्क का जो pH होता है इट इज फ्रॉम 6.4 to 6.8, मीन्स 6 से 7 के बीच में मिल्क का जो pH है वो वेरी करता है। द pH ऑफ मिल्क 6.4 to 6.8, जो pH है वो 7 रेंज पर क्या होता है, न्यूट्रल। अगर pH 7 से डिक्रीज होता है तो जो हमारा एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज होता है। अगर pH 7 से इंक्रीज होना स्टार्ट होता है तो सब्सटेंस का बेसिक नेचर इंक्रीज होता है, मींस 0 से 7 के बीच में जो नेचर आता है वो आता है एसिडिक, and 7 to 14 the nature of the substance is basic. So अगर 7 से नीचे है तो एसिडिक। अब आपको क्या पता है, we know when milk gets converted into curd, तो इनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब जो ये बैक्टीरिया है ये मिल्क के जो एसिडिक नेचर है उसको इंक्रीज करता है, अपनी नंबर को बढ़ाता है, दैट इज जो लैक्टिक एसिड है उसकी अमाउंट बढ़ती है, और लैक्टोबैसिलस क्या करता है, एसिडिटी इंक्रीज करेगा। तो सिंपली जो pH है वो 6.4 से या 6.8 से क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। अगर pH कम होगा तभी एसिडिक नेचर बढ़ता है। तो देखिए, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो टाइम के साथ जो pH है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, बट किसी टाइम पर pH क्या हुआ, बिल्कुल 0, एंड देन इट अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग। ऐसा तो रॉन्ग है, बिकॉज pH अगर इंक्रीज हो रहा है कर्ड बन गया,
उसके बाद जो pH है वो इंक्रीज तो नहीं होता है, मीन्स द सब्सटेंस वापिस बेसिक नेचर की तरफ नहीं जाता। सो दिस ग्राफ इज रॉन्ग। बात करते हैं हमारे अगले ग्राफ की। यहाँ पर pH की कोई वैल्यू है, टाइम के साथ जो pH है वो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मीन्स द बेसिक नेचर इज इंक्रीजिंग, बट ऐसा तो नहीं होता। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में बेसिक नेचर नहीं होता। दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग ग्राफ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्राफ। टाइम के साथ जो pH है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर pH इंक्रीज होने के बाद फिर डिक्रीज भी हुआ था, बट यहाँ पर तो कंटिन्यूस इंक्रीज है, मीन्स बेसिक नेचर बढ़ रहा है। सो इट इज ऑल्सो ए रॉन्ग ग्राफ। हमें क्या करना है, हमें वो देखना है जहाँ पर pH कम हो और एसिडिक नेचर जो इंक्रीज हो। टाइम के साथ अगर आप देखोगे pH इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट ग्राफ। दैट इज एसिडिक नेचर जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स pH इज डिक्रीजिंग। तो ये हमारा करेक्ट ग्राफ है फॉर मिल्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू कर्ड। pH अगर डिक्रीज होगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, तो ये हमारा मिल्क इनटू कर्ड फॉर्मेशन के लिए करेक्ट ग्राफ है। रेस्ट ऑफ द ग्राफ्स आर रॉन्ग। होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, एंड इफ यू गॉट नॉलेज फ्रॉम दिस क्लास, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मीट यू सून with more knowledgeable video with more good questions. Bye, have a nice day.